जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ट्री 1.0 में वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं दोस्तों बीपीएससी में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले दो वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों ट्री 3.0 और ट्री 2.0 में जो वनस्पति विज्ञान से सवाल पूछे गए थे उसको मैंने कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, तो जिन लोगों ने जाकर नहीं देखा है पिछले वाले वीडियो को तो कृपया करके उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिलेटेड टू डंप लीफ हाइपोथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया डंप हीप परिकल्पना से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो यह है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी मानव द्वारा पौधों का उपयोग। यह जो है दोस्तों डंप हीप परिकल्पना से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो डंप हीप परिकल्पना मानव द्वारा पौधे के उपयोग से संबंधित है। यह परिकल्पना प्लांट डोमेस्टिकेशन का सबसे पहला रूप इसलिए हुआ क्योंकि जो भी सब्जियां, फल और बीज युक्त सब्जियां जैसे कौन सा टमाटर, बैगन आदि जो कि पाचन के दौरान ठीक से पच नहीं पाता है और मल के पश्चात वो मृदा के संपर्क में आकर नए पौधे के रूप में उगना यानी ग्रो करना स्टार्ट करता है, ही डंप क्या है दोस्तों, डंप हिप परिकल्पना है। नेक्स्ट है सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर अर्दिल जो है दोस्तों एक सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर है, तो याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट प्रोटीन फाइबर, यानी मूंगफली प्रोटीन रेशा है ये। तो मूंगफली न केवल एक भोजन है बल्कि तेल का एक स्रोत भी है। 1937 में इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री ने मूंगफली से आर्दिल नामक सिंथेटिक फाइबर बनाने की तकनीक का पेटेंट कराया जिसे ऊन की तरह बुना जा सकता था। आर्दिल को तकनीकी रूप से एजलान यानी पुनर्जीवित प्रोटीन फाइबर से बना होता है, उसे क्या कहा जाता है, एजलान कहा जाता है, के रूप में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पाइरेथ्रम इंसेक्टिसिडियल सीडल प्रिपरेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम। पाइरेंथ्रियल कीटनाशक निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, यह प्राप्त किया जाता है क्राइसेंथी सिनेरारी फोलियम। क्राइसेंथी सिनेरारी फोलियम से यह प्राप्त किया जाता है पाइरेथ्रम। तो पाइरेथ्रम एक शक्तिशाली तेजी से काम करने वाला कीटनाशक है जो मूल रूप से डेजी क्राइजेंथीमम सिनेरारी फोलियम के कुचले हुए सूखे फूलों से प्राप्त होता है। इनमें पाइरेथ्रिन नामक यौगिक पाया जाता है जिसका उपयोग आमतौर पर मच्छरों, पिस्सू, मक्खियों, पतंगों की चींटियों और कई अन्य कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कोला निटिडा इज अ सोर्स ऑफ। कोला निटिडा किसका स्रोत है, तो यह सोर्स है कैफीन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो कोला नट प्रजाति कोला एक्यूमिनेटा, कोला निटिडा और कोला एनोमला में थियोब्रोमाइन और कैफीन होता है, अर्थात कोला निटिडा कैफीन का एक अच्छा स्रोत है। इसका उपयोग कोका कोला और पेप्सी कोला जैसे पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग रंगों में भी किया जाता है, याद रखना है। अध्ययनों से पता चला है कि कोला निटिडा एक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है जो थकान से लड़ता है, भूख और प्यास को क्या करता है दोस्तों, कम करता है। नेक्स्ट है कि एट द टिप द व्हीट ग्रेन वाज अ टफ्ट ऑफ परसिस्टेंट हेयर्स विच इज नोन एज। गेहूं के दाने की नोक पर आग्राही रेशों का एक गुच्छा होता है जिसे कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी ई इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गेहूं के दाने की नोक पर आग्राही रेशों का एक गुच्छा होता है जिसे कोमा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। एक सिरे पर या दोनों सिरों पर बालों की उपस्थिति बीज के फैलाव में मदद करती है। एनोसाइनेसी और एस्क्लेपीडियस के अधिकांश पौधों के बीजों में देखने को यह क्या होता है दोस्तों, मिलता है। नेक्स्ट है धुरीन इज अ टॉक्सिक
साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड इट इज प्रेजेंट इन। धुरीन एक जहरीला साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है जो निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है। तो यह किस में मौजूद होता है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेष रूप से मुख्य फसल ज्वार यानी सोरगम बाइकलर एक सायोजेनिक ग्लाइकोसाइड का उत्पादन करता है जिसे धुरीन के नाम से जाना जाता है। सोरगम के अलावा भी कुछ प्रमुख खाद्य पौधे पाए जाते हैं जिनमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। वे हैं बादाम, ज्वार, कसावा, लीम, बीन्स, पत्थर के फल और बांस के अंकुर इत्यादि। अर्थात धुरीन एक जहरीला साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है जो कि ज्वार में पाया जाता है। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी कोसेंट ऑफ जर्मिनेटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच सीड्स इज। कार्बोहाइड्रेट युक्त बीजों के अंकुरण के लिए श्वसन गुणांक है, तो इसका श्वसन गुणांक होता है 1 यानी 1। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त बीज के अंकुरण के लिए श्वसन गुणांक 1 होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में कार्बन और ऑक्सीजन की समान संख्या होती है। जब कार्बोहाइड्रेट को सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग किया जाता है तो RQ 1 होगा। क्यों ऐसा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन समान मात्रा में उत्पादित और खपत होता है। अर्थात श्वसन भागफल का मान श्वसन सबस्ट्रेट के प्रकार पर निर्भर करता है। इसका मूल कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है। Which of the following techniques is used in transmission electron microscopy यानी TEM for examining cellular structure? कोशिका संरचना की जांच करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक यानी डी। तो कोशिका संरचना की जांच करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में निम्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिनमें है नकारात्मक रंजकता, छाया कास्टिंग, अल्ट्राथिन सेक्शनिंग एवं फ्रीज एचिंग जैसी तकनीक शामिल है। यह तकनीक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के उच्च रेजोल्यूशन को जोड़ती है। इनमें विशिष्ट लक्ष्यों का पालन करने की क्षमता के साथ सेलुलर अल्ट्रास्ट्रक्चर को प्रकट करने में क्या है दोस्तों, यह सक्षम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे यह सवाल पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से पहला ही कथन सही नहीं है, यानी साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। बाकी देख लेते हैं। तो स्ट्रीमिंग एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, यह स्टेटमेंट सही दिया गया। सेलुलर डीएनए इन साइटोसोल एंड एक्सोसाइटोसिस अकर्स ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया। तो साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ट्यूबुलिन संबंधित जीवाणु प्रोटीन और FTSZ और एक्टिन संबंधित जीवाणु प्रोटीन MREB को हाल ही में जीवाणु साइटोस्केलेटल के घटक के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोकैरियोट्स के सरल साइटोस्केलेटन संरचना में आश्चर्यजनक प्लास्टिसिटी दिखाते हैं। इसके विपरीत यूकैरियोट्स के सरल साइक्लोस्केलेटन संरचना में आश्चर्यजनक प्लास्टिसिटी दिखाते हैं। इसके विपरीत यूकैरियोट्स के साइक्लोस्केलेटन कार्य को सहायक प्रोटीन और व्यापक जीन दोहराव और विशेषज्ञता के द्वारा अत्यधिक विस्तृत किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एक यूकैरियोटिक फ्लैजिलम 2 केंद्रीय एकल सूक्ष्म नलिकाओं के आसपास सूक्ष्म नलिकाओं के 9 जुड़े हुए जोड़े का एक बंडल होता है, अर्थात 9+2। संरचना यूकैरियोटिक फ्लैजिलम के मूल की विशेषता है जिसे एक्सोनिम कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं यानी ट्रिपलेट के परिधीय समूह हैं जिनमें कोई केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती, इसलिए सेंट्रियोल में इस प्रकार की व्यवस्था को 9+0 पैटर्न कहा जाता है। सेंट्रियोल्स और काइनेटोसोम समान रूप से समजात है लेकिन विकासात्मक रूप से अलग अलग संरचना वाले रूप को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स इज लाइकली द टारगेट फॉर काइनेज एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो एसिड काइनेज गतिविधि को लक्षित करता है। राइट आंसर हो जाएगा यह है टायरोसिन। तो अधिकांश काइनेज टायरोसिन एमिनो एसिड व अन्य सेरीन और थ्रियोनिन पर कार्य करते हैं। कुछ ऐसे भी प्रोटीन काइनेज भी हैं जो अन्य एमिनो एसिड को
फॉस्फोराइलेट करते हैं, जिनमें हिस्टिडीन काइनेज भी शामिल है, जो हिस्टिडीन अवशेषों को फॉस्फोराइलेट करते हैं, अर्थात टायरोसिन एमिनो एसिड काइनेज गतिविधि को लक्षित करता है। तो बीपीएससी ट्री 1.0 में काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, थोड़े टिपिकल सवाल भी आए हुए हैं, याद रखना है, अच्छे से कवर करके जाना। जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं दोस्तों उसको आपको कवर करना है, हालांकि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। द मूवमेंट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम वन साइट ऑफ द जीनोम टू अनदर इज कॉल्ड। डीएनए के एक खंड का जीनोम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए के एक खंड का जीनोम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन डीएनए ट्रांसपोजिशन कहलाता है। ट्रांसपोजेबल तत्व एक डीएनए अनुक्रम है जो जीनोम के भीतर अपनी स्थिति बदल सकता है, कभी कभी उत्परिवर्तन पैदा कर सकता है या उलट सकता है, और कोशिका की आनुवंशिक पहचान और जीनोम आकार को बदल सकता है, जिसे डीएनए ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन दैट इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियल जीन्स इज कॉल्ड। डीएनए बाध्यकारी प्रोटीन जो जीवाणु जीन के प्रतिलेखन को आरंभ करता है कहलाता है। तो इसे क्या कहलाता है? तो इसे राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो डीएनए बाध्यकारी प्रोटीन जो जीवाणु जीन के प्रतिलेखन को आरंभ करता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज के कारण होता है। किसी भी प्रोमोटर की संभावित प्रतिलेखन दीक्षा दर उस दक्षता से निर्धारित होती है जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज विभिन्न प्रोमोटर्स अनुक्रम तत्वों को पहचानता है। प्रवर्तक पहचान की प्रक्रिया में सिग्मा सब यूनिट प्रमुख भूमिका निभाती है। इन जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट इट मीन्स दैट, यदि एक आनुवंशिक कोड पतित है तो इसका मतलब क्या है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मतलब है कि अ गिवन बेस ट्रिपलेट कैन कोड फॉर मोर देन वन एमिनो एसिड। एक दिया गया क्षार त्रिक एक से अधिक एमिनो एसिड के लिए कोड कर सकता है। तो यदि एक आनुवंशिक कोड पतित है तो इसका मतलब है कि एक दिया गया क्षार यानी बेस त्रिक यानी ट्रिपलेट एक से अधिक एमिनो एसिड के लिए कोड कर सकता है। वह घटना जिसमें कई एमिनो एसिड प्रत्येक को एक से अधिक कोडान द्वारा कोडित किया जाता है, जैसे कि जीजीजी, जीजीसी, जीजीए और जीजीयू, इसे कोडॉन डीजेनरेसी कहा जाता है। द फेनोमेनन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्टली लाइकली टू अकर्स इन पॉपुलेशंस दैट आर। जेनेटिक बहाव की घटना का सबसे अधिक किस आबादी में होने की संभावना है, ये सवाल पूछा गया है। तो यह घटना होता है सबसे ज़्यादा स्मॉल एंड इनब्रिड में, यानी छोटी और इनब्रिड आबादी में यह जेनेटिक बहाव की घटना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आमतौर पर जो है जेनेटिक आनुवांशिक बहाव इनब्रिड और छोटी आबादी में होने की संभावना सबसे अधिक होती है, जहां कभी कभार एलील के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि एलील आवृत्तियों में कुछ पीढ़ियों के दौरान तेजी से और काफ़ी हद तक भिन्नता होने या यादृच्छिक घटनाओं के कारण बहाव की अधिक संभावना होती है। अर्थात छोटी आबादी तेजी से बदलाव का अनुभव कर सकती है। नेक्स्ट है कि अक्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड आइदर ऑफ एनी पेरेंट्स इज कॉल्ड। हाइब्रिड और किसी भी माता पिता के बीच क्रॉस को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नन ऑफ द एवं, यानी इसमें से इसका राइट आंसर कोई भी नहीं होगा। तो हाइब्रिड और किसी भी माता पिता के बीच क्रॉस को बैक क्रॉस कहा जाता है, याद रखना है आपको। बैक क्रॉसिंग अपने माता पिता में से किसी एक या आनुवंशिक रूप से पेरेंट्स के समान एक व्यक्ति के साथ एक संकर का संकरण है, ताकि माता पिता के करीब आनुवंशिक पहचान के साथ संतान प्राप्त की जा सके। इसका उपयोग बागवानी, पशु प्रजनन और जीन नॉकआउट जीवों के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स इज सेल्फ्ड, इट प्रोड्यूसेज बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, दिस कन्फर्म्स विच मेंडल्स लॉ। विषम युग्मजी लंबा पौधा स्वयंभू होता है, एक लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे पैदा करता है। यह मेंडल के किस नियम की पुष्टि करता है, ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण के नियम को यह जो है दोस्तों पुष्टि करता है। राइट आंसर होगा बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो विषम युग्मजी लंबा पौधा स्वयंभू होता है, एक लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे पैदा करता है, अर्थात यह प्रक्रिया मेंडल के पृथक्करण के नियम की पुष्टि करता है, जिसके अनुसार किसी
व्यक्ति में एक साथ रहने वाले गुण के एलील्स मिश्रित नहीं होते बल्कि अपनी पहचान बरकरार रखते हैं, वे युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म डेट ऑक्यूपाइड द सेम इकोलॉजिकल नीचे इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स आर, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक ही पारिस्थितिकी स्थान पर रहने वाले जीव कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, यानी पारिस्थितिकी समकक्ष ये कहलाते हैं। तो पारिस्थितिकी जो है दोस्तों समकक्ष ऐसे जीव हैं जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक ही पारिस्थितिकीय स्थान पर रहने वाले जीव हैं। पारिस्थितिक समकक्ष विभिन्न वर्गीकरण श्रेणियों की दो प्रजातियां हैं जो विभिन्न स्थानों में तुलनीय निश्चय और आवास के लिए अनुकूलित हो गई हैं। उदाहरण उल्लू और बिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियुअस फॉरेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो याद रखना है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती शुष्क पर्णपाती वन का उदाहरण कौन है? तो याद रखना है सागौन, ये जो है दोस्तों सागौन, चंदन, नीम, पीपल, साल, बांस, कुसुम, अर्जुन, खैर, सहतूत जैसे पेड़ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से संबंधित है। भारतीय वनस्पति में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन सर्दियों से पहले लगभग 1.5 से 2 महीने तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वहीं कुछ पेड़ साल भर अपनी पत्तियां बरकरार रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ बेसिक प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन सक्सेशन, बुनियादी प्रक्रियाओं का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण में शामिल है? ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा न्यूडेशन, फिर इन्वेशन, फिर आ जाएगा कंपटीशन, फिर आ जाएगा कोएक्शन, फिर रिएक्शन और उसके बाद स्टेबलाइजेशन। तो ये क्रम है, आपको याद रख लेना है, ये VBI आप कर ले। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्हाई डू कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट थिंक ग्लोबल वार्मिंग में लीड टू एक्सटेंसिव स्पेसीज डिक्लाइनेशन। संरक्षण जीव विज्ञान क्यों सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग व्यापक प्रजातियों की गिरावट का कारण बन सकती है? तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेनी प्लांट्स स्पीसीज में नॉट बी एबल टू शिफ्ट देयर रेंजेज एट द सेम पेस एट द नॉर्दर्न मोमेंट ऑफ टेम्परेचर जोन्स। तो जो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई कारणों से प्रजातियों की व्यापक गिरावट हो सकती है। इनमें तापमान क्षेत्रों के उत्तरी आंदोलन के समान गति से अपनी सीमाओं को स्थानांतरित करने में पौधे की प्रजातियों की अक्षमता, जलवायु परिवर्तन की भयावहता, पिछले अवधियों की तुलना में अधिक होना संकटदेह है। ये चिंताएं जैव विविधता पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए संरक्षण प्रयासों और रणनीतियों की तत्काल आवश्यकताओं पर प्रकाश डालती हैं। नेक्स्ट है कि द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड इज कॉल्ड। माप अवधि के दौरान श्वसन में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थ रहित प्रकाश संश्लेषण की कुल दर कहलाती है। तो यह कुल दर कितना कहलाता है? तो यह कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो काफी अच्छे सवाल ट्री 1.0 में पूछे गए हैं दोस्तों। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को माप अवधि के दौरान श्वसन में उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थ सहित प्रकाश संश्लेषण की कुल दर के रूप में जाना जाता है, अर्थात किसी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उत्पादन की दर या इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में संचित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है कि इन अ लैक्टिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए, बैक्टीरियोफेज के लैक्टिक चक्र में मेजबान डीएनए है। तो याद रखना है यह कैसा है? तो याद रखेंगे डाइजेस्टिव इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड्स, इसके न्यूक्लियोटाइड्स में पच जाता है। ये इसको देख लेंगे दोस्तों, काफ़ी डिटेल यहाँ पर दिया गया। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वायरस डेट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट इज कॉल्ड। वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है कहलाता है। तो यह ऐसा वायरस कहलाता है टेम्परेट वायरस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड। जीवाणु जिनके एक सिरे पर कसाबों का गुच्छा होता है कहलाते हैं। तो यह कहलाता है लोफोट्राइकस यह कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि व्हेन डीएनए इज एक्सचेंज वाया साइटोप्लाज्मिक ब्रिज
ब्रिजेज बिटवीन टू बैक्टीरिया द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब दो बैक्टीरिया के बीच साइटोप्लाज्मिक पुलों के माध्यम से डीएनए का आदान प्रदान होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाता है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। द बैक्टीरियम दैट कॉजेज बोटुलिज्म बिलोंग्स टू, बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों किससे? तो यह है क्लोस्ट्रीडियम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अ प्लांट डिजीज इन विच द पैथोजेन इज सीन एज अ कॉटनी ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड। पौधे की बीमारी जिसमें मेजबान की सतह पर रोगजनक को कपास की वृद्धि के रूप में देखा जाता है कहलाता है सॉरी, तो यह कहलाता है दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है डिजीज विच अपीयर्स मोर और लेस कॉन्स्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर इज मॉडरेट टू सर्व फ्रॉम फॉर्म इन अ पर्टिकुलर एरिया नोन एज। रोग जो किसी विशेष क्षेत्र में मध्यम से गंभीर रूप में कमोबेश लगातार वर्ष दर वर्ष प्रकट होता है कहलाता है। तो यह कहलाता है दोस्तों इंडेमिक। नेक्स्ट है द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स आर। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को अपघटित करने में सक्षम जीवाणु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी इसमें है एक्रोमोबैक्टर, माइक्रोकोकस, एल्टोरोमोनास। ये सभी के सभी जो है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को अपघटित करने में क्या है दोस्तों? सक्षम जीवाणु है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी सर्व्स एज अ बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सवाल चावल के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा नॉस्टॉक, और ये कॉमन भी सवाल है, याद रखना है। तो याद रखना नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया जीनस से संबंधित है। यह शैवाल चावल के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। नॉस्टॉक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है, जिसे आगे पौधे के विकास के लिए उपयुक्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैव उर्वरक पौधों और मिट्टी की गुणवत्ता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, यानी बायो फर्टिलाइजर। द अर्थ्स फर्स्ट फॉरेस्ट वाज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू। पृथ्वी का पहला जंगल डैश से संबंधित पौधों से बना है। राइट आंसर हो जाएगा लाइकोप्सीडा से। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा सवाल ताजे पानी में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है ट्राइकोडेसिमियम पता नहीं क्या बोला, ट्राइकोडेसमियम तो यह लिखा गया है ट्राइकोडेसमियम है ये दोस्तों। इसको प्रोनाउंसिएशन आप कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इन मेनी वैस्कुलर प्लांट द वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स प्रोड्यूस बैलून लाइक आउटग्रोथ इनटू द ल्यूमेन ऑफ द वेसल विच आर कॉल्ड। कई संवहनी पौधों में जाइलम वाहिकाओं के लूमेन में गुब्बारे जैसी वृद्धि का निर्माण करते हैं, जिन्हें कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, इसे कहा जाता है टाइलोसिस। When the ovary wall matures into a pericarp with a conspicuous stony endocarp and a fleshy mesocarp, the fruit is known as। जब अंडाशय की दीवार एक विशिष्ट पथरीले एंडोकार्प और एक मांसल मेसोकार्प के साथ पेरिकार्प में परिपक्व होती है तो फल को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ड्रूप कहा जाता है इसे। तो काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों, इस वाले को आपको अच्छे से A to Z जो डिटेल इसमें दिया गया पीटीएफ में, आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि 3.0 2.0 में आप लोगों ने सवाल देखा होगा, इतने जो कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल है दोस्तों उसमें नहीं आए थे। तो 1.0 के सवाल को कवर कर लेना है आपको। BM यानी कैपिटल BMAA एक न्यूरोटॉक्सिक है जिसके बीजों में मौजूद होता है, तो इसके साइकस मौजूद होता है BMAA का। नेक्स्ट है जेनरा प्लांटेरम अपीयर्ड इन 3 वॉल्यूम्स वाज रिटन बाय। जेनरा प्लांटेरम 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, किसके या किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है बेंथम एंड हुकर के द्वारा। नेक्स्ट है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर्स इन। भ्रूणपोष वृद्धि में मुक्त केंद्रक विभाजन किसमें होता है? राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है कि द पार्ट ऑफ सीड दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग डाइकोट्स
सीडलिंग, बीज का वह भाग जो बढ़ते द्विबीजपत्री पौधे के लिए पोषण प्रदान करता है, वह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है टोटीपोन्टेसी रेफर्स टू, टोटीपोन्टेसी है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ अ ऑर्गन फ्रॉम अ सेल इन अ कल्चर मीडियम, यह कहलाता है टोटीपोटेंसी। पोरोगेमी इज, पोरोगेमी क्या है यह सवाल पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा पोरोगेमी क्या है? तो फर्टिलाइजेशन इन विच पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पार्ट इज फ्री फ्रॉम द अटैक ऑफ द वायरस, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हिस्सा वायरस के हमले से मुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, बीजांडकाय की कोशिकाओं से भ्रूण का विकास कहलाता है तो यह कहलाता है दोस्तों नॉन ऑफ द एबव, यानी इसमें से कोई नहीं। यह क्या कहलाता है? कोशिकाओं का भ्रूण का विकास यह कहलाता है आगमनात्मक भ्रूण कहलाता है ये। Which type of embryo sacs is found in members of family ओनाग्रेसी, यानी ओनाग्रेसी परिवार के सदस्यों में किस प्रकार का भ्रूणकोष पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें पाया जाता है किस प्रकार का? तो यह पाया जाता है ओइनोथेरा प्रकार का भ्रूणकोष इसमें पाया जाता है। एपोमिक्सिस इज इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, पौधे में एपोमिक्सिस से पौधे का विकास होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी युग्मकों के संलयन के बिना। द पार्ट्स ऑफ मशरूम विच इज विजिबल एबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर दिखाई देने वाले मशरूम का भाग कहलाता है तो यह कहलाता है बेसिडियोकार्प कहलाता है। द एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी इज, लाल शैवाल का उदाहरण है तो लाल शैवाल का उदाहरण आपको याद रखना मोर देन वन ऑफ द एबव, यहाँ पर मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो जेलेडियम ग्रेसिलेरिया लाल शैवाल का उदाहरण है, जबकि यूलोथ्रिक्स याद रखना, यूलोथ्रिक्स जो है हरा यानी ग्रीन एल्गी का यह उदाहरण है यूलोथ्रिक्स। लाल शैवाल जिसे हम लोग रोडोफाइटा, आर से याद रखना रेड होता है, आर से याद रखना रोडो होता है, तो ये याद करने का तरीका है। यूकैरियोटिक शैवाल के सबसे पुराने समूहों में से एक है। ये शैवाल समुद्री आवासों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लेकिन मीठे पानी में अपेक्षाकृत दुर्लभ है। पॉलिनेशन थ्रू बैट्स अकर्षण चमगादड़ के माध्यम से परागन किसमें होता है? तो यह होता है दोस्तों किजेलिया में, किजेलिया स्पी में चमगादड़ के माध्यम से परागन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विभोज्योतक है? राइट आंसर हो जाएगा कॉर्कैम्बियन। कॉम्पेनियन सेल्स आर सीन एसोसिएटेड विद, सह कोशिकाएं यानी कॉम्पेनियन सेल किसके जुड़ाव में दिखता है? तो याद रखना है यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो यह जो कोशिका है चयापचय और विनियमन करके छलनी तत्वों का समर्थन करता है। इन some viruses DNA is synthesized by using RNA as template, such DNA is called, कुछ विषाणुओं में RNA को खाका के रूप में प्रयुक्त करके DNA का संश्लेषण होता है, इस प्रकार का DNA कहलाता है। तो इस प्रकार का DNA कहलाता है cDNA, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नॉनसेंस कोडॉन, निम्नलिखित में से कौन सा नॉनसेंस कोडॉन कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी UAA, UAG और UGA ये सभी के सभी नॉनसेंस कोडॉन है, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण तना परजीवी है? राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। तो कस्कुटा पूर्ण तना परजीवी है, याद रखना है। परजीवी पोषण एक प्रकार का पोषण है जिसमें जीव अपने मेजबान के शरीर पर या उसके अंदर रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कस्कुटा एक परजीवी पौधा है, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसोमिक, निम्नलिखित में से कौन सी दशा मोनोसोमिक कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, यानी ट्री 1.0 में करीब 10 से 15 सवाल के आंसर जो हैं दोस्तों वो नॉन ऑफ द एबव हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया, आप समझ लेंगे, इसको PDF में दे दूंगा। इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमोसोम मूव टुवार्ड द पोल्स, कोशिकीय विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं? राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज में। नेक्स्ट सवाल है कि द रेस्पिरेटरी कोशेंट इज लेस देन 1 in, श्वसन अनुपात 1 से कम होता है तो यह होता है किसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट, तो श्वसन अनुपात जिसे श्वसन भागफल भी कहते हैं, तो श्वसन के दौरान
अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर जारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो याद रखना है वसा और प्रोटीन। इसका राइट आंसर क्या जानना चाहिए था, वसा और प्रोटीन में क्या आता है, श्वसन अनुपात 1 से कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट यूज्ड इन क्रेब साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन क्रेब साइकिल में प्रयुक्त नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। आप देख लीजिए कितना नन ऑफ द एबव इसमें आंसर था। तो उपयुक्त में से किण्वन क्रेब साइकिल में प्रयुक्त नहीं होता है। दो महत्वपूर्ण एंजाइम यानी पायरोवेट हाइड्रोजिनेट एंड अल्फा कीटा ग्लूटारेट हाइड्रोजिनेट क्रेब्स चक्र में क्या होते हैं दोस्तों, उपयोग किया जाता है। दोनों एंजाइम कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल चयापचय से कार्बन को क्रेब चक्र में ले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभन कोडन है। राइट आंसर हो जाएगा AUG। नेक्स्ट सवाल है कि हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन इंडिया, भारत में जैव विविधता के कुल कितने तप्त स्थल पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 4 तप्त स्थल पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है और कॉमन भी ये सवाल है। तो ये कौन है 4 हॉटस्पॉट, तो एक है हिमालय पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र और टुंडालैंड, यानी जबकि विश्व में कुल कितना है तो 36 तप्त स्थल है यानी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, तो ऐसे क्षेत्र है जिनमें उच्च स्तर की प्रजातियों की विविधता, कई स्थानिक प्रजातियों यानी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाने वाली प्रजातियां और बड़ी संख्या में संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म, निम्नलिखित में से कौन सा मृतोपजीवी आवृत्ति बीज है। राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी याद रखना है कि मोनोट्रोपा और कस्कूटा, मोनोट्रोपा और जो कस्कूटा है मृतोपजीवी आवृत्ति बीज पौधा है, याद रखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो ये पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये एक ऐसा चैनल है दोस्तों जहाँ पर एक भी जो है दोस्तों फालतू बात यहाँ पर नहीं किया जाता है, टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है, आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, कोई इधर उधर की बात नहीं होती है दोस्तों। तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो हेट्रोस्पोरस फर्न है, राइट आंसर हो जाएगा मोर ऑफ द एबव। अब कौन कौन सा है तो याद रखना है साल्वेनिया और मार्सेलिनिया हेट्रोस्पोरस फर्न का क्या है दोस्तों उदाहरण है। नेक्स्ट है कि द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण के समय जल के फोटोलिसिस हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है तो याद रखना है मैग्नीज। बहुत इंपॉर्टेंट और VVI सवाल, इसको कर लीजिए, ये कॉमन सवाल भी आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के समय जल के फोटोलिसिस हेतु आवश्यक तत्व कौन सा होता है तो यह होता है मैग्नीज। तो प्रकाश संश्लेषण के समय जल के फोटोलिसिस हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन सा है तो मैग्नीज है, क्लोरीन है और कैल्शियम होते हैं। प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन फील्ड इज, खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर्स डेवलप्स इनटू, आवृत्ति बीज पौधे में क्रियाशील मेगास्पोर किसमें बनता है तो यह बनता है नन ऑफ द एबव। आप देख लीजिए बढ़ता ही जा रहा है इसका संख्या नन ऑफ द एबव का। तो आवृत्ति बीजी पौधों में क्रियाशील मेगास्पोर भ्रूण थैली यानी एम्ब्रियो सैक्स में विकसित होता है। भ्रूण थैली या मादा गैमिटोफाइट एक अंडाकार संरचना जो फूल वाले पौधे के बीजांड में क्या होता है मौजूद होता है। द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर्स आर जनरली यूज्ड फॉर, मॉलिक्यूलर सीजर्स शब्द सामान्यतः प्रयुक्त होता है तो यह प्रयुक्त होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए। कौन सा शब्द तो मॉलिक्यूलर सीजर्स। नेक्स्ट है कि द ट्रैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, ट्रैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है सवाल पूछा गया है तो यह प्राप्त होता है थर्मस एक्टिकस से यह प्राप्त होता है, एक्टिकस से यानी थर्मस एक्टिकस से ट्रैक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर कॉम्प्राइजेज, वनस्पतिक नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रिंसिपल इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ सोलानेसी फैमिली, निम्नलिखित में से कौन सा सोलानेसी कुल का सदस्य है। राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव यानी डी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है तो याद रखना है कैप्सिकम है, एट्रोपा बेलाडोना है यानी ये भी है शामिल इसमें, ये भी है, और
विथानिया सोमनीफेरा, यानी विथानिया सोमनीफेरा भी जो है सोलेनेसी कुल का है। नेक्स्ट है कि द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज, पर्णहरित का मूल तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का मूल तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है। कॉमन सवाल है, वीवीआईपी सवाल है, याद रखना। वहां पर फोटो प्रकाश संश्लेषण था तो वहां पर क्या था? मैग्नीज था, ये मैग्नीशियम है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रेट इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्राइट लिखा हुआ है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है। तो यह जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। आप देख लीजिए अधिकतर का जो सवाल का आंसर है दोस्तों वो नन ऑफ द एबव ही है। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है नाइट्रोजन चक्र में, तो यह हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को मुख्य रूप से नाइट्राइट में बदल देता है, जबकि नाइट्रोबैक्टर बाद में नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है, जो पौधे के लिए पोषक तत्व है। एसिमिलेशन यानी आलसात प्रक्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं? अमोनिया और नाइट्रेट लेते हैं, जो फिर कार्बनिक अणुओं में बदल जाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन होते हैं, जैसे डीएनए और एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है फोटो रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन, प्रकाशीय श्वसन घटित होता है, तो यह घटित होता है मोर देन वन ऑफ द एबव। अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कौन कहाँ से घटित होता है। तो यह घटित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी और ऑक्सीसोम में भी घटित होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। ये कॉमन भी सवाल है दोस्तों, आ सकता है ये सवाल हाईलाइट। जो मैं कॉमन सवाल कर रहा हूँ उसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये जीएस पेपर में भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय, मृदा की लवणता मापी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। कॉल्चेसिन इज यूज्ड फॉर, कॉल्चिसिन प्रयुक्त होता है, तो यह प्रयुक्त होता है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों में द्विगुणन में यह प्रयुक्त होता है कॉल्चिसिन। नेक्स्ट है कि हेट्रोस्पोरी एंड लेगुलेट लीव्स आर फाउंड इन, हेट्रोस्पोरी एवं लेगुलेट पत्तियां पाई जाती है, तो यह पाया जाता है सेलेजिनेला में। किस में पाया जाता है? तो सेलेजिनेला में पाया जाता है हेट्रोस्पोरी और लेगुलेट पत्तियां। नेक्स्ट है कि सरफेस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, सतही तंतु प्राप्त होते हैं, तो यह प्राप्त होता है कॉटन से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि क्वांटासोम्स आर फाउंड इन, क्वांटासोम पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है, यहाँ पर भी देख लीजिए नन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर दे रहा है। तो क्वांटासोम क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड झिल्ली में पाए जाने वाले कण हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ये क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड डिस्क की सतह पर एक पैरा क्रिस्टलाइन सरणी में धंसे होते हैं। द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल ज्वाइंट्स विथ द ओव्यूल इज नोन एज, वह बिंदु जहां फ्यूनिकल से बीजांड जुड़ता है कहलाता है, तो यह कहलाता है हाइलम कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कैपिचुलम टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंसेस इज फाउंड इन, कैपिचुलम प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कंपोजिटी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आज के डिस्कशन का हमारा जो लास्ट सवाल है दोस्तों वह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा थाइमिन जो है दोस्तों आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों ट्री 1.0 में वनस्पति विज्ञान से जो सवाल पूछे गए थे वो हम लोगों ने देख लिया। तो इसी के साथ जो है दोस्तों ये जो वाईसीटी का निकाला गया था सोल्ड पेपर 3.0 से लेकर 1.0 तक, उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।